हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में अपना लेक्चर 3, विच इज़ बेसिकली हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड द कंसेप्ट ऑफ लैग्रैंजियन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। और हम हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है और किस लिए ये ज़रूरी है, किस काम आता है, बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेट्स से एक सिंगल पार्टिकल है जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, और पार्टिकल फॉर द सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लेते हैं ये कंप्लीटली फ्री है। पार्टिकल एक इनिशियल टाइम पे p1 पॉइंट पे है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। t1 टाइम हमारा इनिशियल टाइम है, पार्टिकल p1 पॉइंट पे है, और पार्टिकल p1 पॉइंट से किसी फाइनल टाइम t2 पे p2 पॉइंट पे पहुंचता है, सच दैट कि t2 इज ग्रेटर देन t1। ऑब्वियसली लेटर टाइम हमारे पास है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इस मोशन के पार्टिकल ट्रेसेस अ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम p1 टू p2। पार्टिकल जो है p1 से लेकर p2 तक ट्रेजेक्ट्री बनाता है, ठीक है। सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का ये मतलब है, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इफ वी नो द इक्वेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, z एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं? टाइम को, t को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। बेसिकली इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल पार्टिकल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और वो भी हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चल रहे हैं। सो हमारे पास जो ये मोशन है, जो P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट पे जो मोशन हो रहा है, x, y एंड z, केवल P1 P2 सिंगल एक ट्रेजेक्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, देयर आर इन्फिनिट ट्रेजेक्ट्रीज विच कैन बी पॉसिबल फ्रॉम P1 टू P2। सो लेट्स से हमारे पास P1 पॉइंट है इनिशियल टाइम T1 पे विथ सर्टेन कोऑर्डिनेट, और हमारे पास P2 पॉइंट है T2 टाइम पे, ठीक है। एक ट्रेजेक्ट्री हमारे पास ये हो सकती है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है। P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री और भी बहुत कुछ हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वली एक वैलिड ट्रेजेक्ट्री जो है वो ये भी है, एक ट्रेजेक्ट्री हमारे पास ये भी हो सकता है। देयर विल बी वन मोर ट्रेजेक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये भी एक इक्वली वैलिड ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल कॉल इट फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री, सेकेंड ट्रेजेक्ट्री, थर्ड ट्रेजेक्ट्री, फोर्थ ट्रेजेक्ट्री। तो मैं 4 ट्रेजेक्ट्री यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन देयर कैन बी अ infinitely large number of trajectories between P1 and P2. So the question arises, इन सारी ट्रेजेक्ट्री में जो भी पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है P1 से लेकर P2 तक, जैसे कि मैंने कहा इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज हो सकती हैं, विच इज द बेस्ट ट्रेजेक्ट्री? वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री है जिसमें एक्चुअली पार्टिकल मूव करेगा P1 से लेकर P2 तक? बेसिकली हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, या फिर अगर मुझे थोड़ा सा बैकवर्ड जाके देखो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, क्योंकि हर एक ट्रेजेक्ट्री के लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब पार्टिकल P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे गया है तो डेफिनेटली वो एक सिंगल ट्रेजेक्ट्री से ही गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक ट्रेजेक्ट्री से गया होगा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्लासिकल पार्टिकल है हमारे पास, तो द क्वेश्चन इज विच इज द ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल एक्चुअली टेक्स, और इसी का जवाब हमें हैमिल्टन्स प्रिंसिपल देता है। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? सिंपल टर्म्स में हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है क्योंकि पार्टिकल जो है के पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, इट कैन मूव फ्रॉम दिस पाथ, कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, कैन गो फ्रॉम दिस पाथ, ये किसी भी पाथ से जा सकता है, लेकिन हर एक पाथ पे क्या है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल सिंपल टर्म्स में यह कहता है कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी हम
पता कर सकते हैं पार्टिकल का। किसी भी एक आर्बिट्रेरी ट्रेजेक्ट्री के लिए हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेजेक्ट्री 1 के लिए हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक आर्बिट्रेरी ट्रेजेक्ट्री के लिए आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम, जैसे मान लो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री 1 है, तो ट्रेजेक्ट्री 1 पे हर एक पॉइंट पे देयर इज अ वन ट्रिपलेट ऑफ नंबर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के लिए आप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और यदि आप T माइनस वी, यानी कि इस पॉइंट पे भी आपने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली और काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करी, ठीक है। और T1 से लेकर T2 टाइम तक आपने जो सारी की सारी हमारे पास तो T माइनस वी टर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स हैं, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, सम अप कर दिया फॉर एनी पाथ। हम अभी एक रैंडम आर्बिट्रेरी पाथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस पाथ के लिए आपने इस क्वांटिटी को निकाला, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैकेनिक्स में हम बोलते हैं एक्शन, जिसको डिनोट किया जाता है लिटरेचर में एस से भी और कई बार ए से भी, ठीक है ना। सो क्वांटिटी T1 to T2 T minus V dt is called action, which is denoted by S और समटाइम्स लिटरेचर में A से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है कि आप एक क्वांटिटी बनाइए जिसे हम एक्शन बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। ये जो हमारे पास क्वांटिटी है T माइनस वी, इसको डिनोट करते हैं हम L से, जिसे बोलते हैं लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मेरे पास सिस्टम यहां पर एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम है जो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक मूव कर रहा है, ठीक है। हमने उस पर्टिकुलर सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए एक एक्शन फॉर्म किया है विच इज दिस क्वांटिटी, ठीक है। वह T माइनस वी जो क्वांटिटी यहां पे अपेयर हुई है उसे हम बोलते हैं लैग्रेंजियन ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट। इन जनरल हमारे पास कोऑर्डिनेट और वेलोसिटीज का, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो लैग्रेंजियन है सिस्टम के लिए वो भी हमारा कोऑर्डिनेट और बाकी जो हमारे पास रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज हैं उनका फंक्शन होगा, ठीक है। और इन जनरल हमारे पास लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, बट अभी क्योंकि हम यहाँ पे अपना सिस्टम ले रहे हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो लैग्रेंजियन भी हम टाइम पे डिपेंड नहीं कर, पर इन जनरल लैग्रेंजियन हमारा टाइम का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हैमिल्टन प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P1 टू P2, जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं P1 से लेकर P2 के बीच में, पार्टिकल वो पाथ चूज करेगा, वो ट्रेजेक्ट्री चूज करेगा जिसके लिए एक्शन में किसी भी तरह का चेंज जीरो होगा, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। डेल्टा इज अ स्मॉल चेंज इन एस, वो जीरो होगा, यानी कि एस उस पाथ के लिए या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दैट इज एक्सट्रीमम होगा, जिसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो कि एनी चेंज इन डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू जीरो, विच इज मीन्स डेल्टा ऑफ दैट एक्शन, ठीक है। T माइनस वी की जगह आप L को आप पुट कर सकते हो, लैग्रेंजियन को पुट कर सकते हो, एंड दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द हैमिल्टन्स
प्रिंसिपल। क्योंकि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल बेसिकली वेरिएशन इन एस देख रहा है, एनी चेंज इन एस देख रहा है, और क्योंकि दिस इज एनी चेंज इन एल है, एल जो है हमारे कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इन अ वे दैट चेंज विल बी द दिस इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें देगी कि हमारे एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट हैं वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली ये दे देगी। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे सकती है कि एक्स वाई जेड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये इक्वेशन हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे सॉरी, कि ये इक्वेशन डायरेक्टली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन दे सकती है। ठीक है, तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 will give us a differential equation of motion। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अंडर सर्टेन बाउंड्री कंडीशन, सर्टेन इनिशियल कंडीशंस के बेस पर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन सॉल्विंग will give us the equation of motion, which in turn gives us equation of motion। तो एक तरह से हमारा जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे 3 डायमेंशनल पाथ में एक्स वाई जेड में P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट तक हमारे पास इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम तक यदि हमारे पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक ट्रेजेक्ट्री है, और हमारे पास देयर आर इन्फिनिटली वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेजेक्ट्रीज, देन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमें उस ट्रेजेक्ट्री को बता सकता है, उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बता सकता है जो एक्चुअली पार्टिकल फॉलो करेगा। लेट्स से हमारे पास ये ट्रेजेक्ट्री जो एक्चुअली पार्टिकल फॉलो करेगा, किसका मतलब क्या है कि वो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड पे रिलेशन, उसका थोड़ा सा बैकवर्ड जाके देखा, उसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें इक्वेशन दे सकता है, ठीक है, देन वी विल नो व्हाट द ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली द पार्टिकल इज फॉलोइंग। ठीक है, सो इस तरह से देखा जाए तो एक हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमें जो है एक अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स दे रहा है। ठीक है, हम जब यूजुअल न्यूटोनियन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम वहां पर भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं पहले। ठीक है, कैसे बनाते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ से, F = m d² r/dt²। इससे हम एक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। ठीक है, ये बता रहा है कि r जो हमारे पास है, विच स्टैंड्स फॉर एक्स वाई जेड, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट हैं वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन इक्वेशन ये कह रही है, अगर हमें पता है कि फोर्स क्या अप्लाई हो रहे हैं, सारे पार्टिकल्स पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे पास सिस्टम है, तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं, विच ऑन सॉल्यूशन विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि वो आर या फिर वो एक्स वाई जेड जो हमारे पास है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और एक्स वाई जेड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, टाइम को एलिमिनेट करके हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। तो न्यूटोनियन केस में हम क्या करते हैं, हम ये पर्टिकुलर प्रोसीजर अपनाते हैं, फोर्स पता करते हैं एंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन, सॉरी बेसिकली हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमें क्या कर रहा है, वो हमें एक अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स दे रहा है, जहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर फोर्स की जरूरत नहीं है, अनलाइक इन अ केस ऑफ न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन, जहां हमें टोटल जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पे वो पता करना, वो हमें जरूरी है जानना। इस केस में, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ये केस में हमें क्या जरूरी है जानना, दैट इज द लैग्रेंजियन। हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम का लैग्रेंजियन क्या है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज लैग्रेंजियन, और उसकी हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। नाउ ये तो हमने डिस्कस किया है अपने सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए।
ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए। लेकिन हम यही काम इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही हमें लेने हैं। हम जनरल कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए ये किया है। ठीक है, क्या होगा जब हमारे पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट थे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें, वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास बढ़ जाएगी। तो बेटर तरीका क्या होता है? वी ऑलरेडी नो, वी हैव डिस्कस द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, की बेटर तरीका है कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में काम करें। तो जो भी हमने यहाँ पर हैमिल्टन प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है, उसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इफ QI is the generalized coordinate for this system, लेट्स से जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो QI है, और I क्या है हमारे पास? I goes from 1 to 1 2 3 till F. F is the डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लैग्रेंजियन बना सकते हैं L, एंड लैग्रेंजियन अगेन विल बी अ फंक्शन ऑफ ऑल द जनरलाइज कोऑर्डिनेट and generalized velocities obviously, and may be a function of time. Although जितना भी हमारे पास प्रॉब्लम होगा एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, उस पर हमारे पास लैग्रेंजियन जो है फंक्शन ऑफ टाइम हम नहीं लेते हैं, पर जनरल केस में फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, सो यही हैमिल्टन प्रिंसिपल, इस लैग्रेंजियन की फॉर्म से हम एक्शन बना सकते हैं, S बना सकते हैं। S विल बी द T1 to T2 and the Lagrangian dt। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्शन फॉर्म किया था, हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए भी अपना एक्शन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास जो f है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास f जो है वो 3 हो जाता, लेट्स से सिंगल पार्टिकल है, 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे Q1 Q2 Q3। तो उस केस में लेट्स से हम Q1 को x मान सकते हैं, Q2 को हम y मान सकते हैं, Q3 को हम z मान सकते हैं। ठीक है, एंड देन वही जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम चीज हमारे पास रिपीट हो जाएगी। तो एक मोर जनरल वर्जन है, इन जो हमारा एक्शन है ये मोर जनरल है, बिकॉज हम इसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा था, ये उसी का एक स्पेशल केस है जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 है। तो Q1 Q2 Q3 हमारे पास हो गया, और हम कैन टेक Q1 एज x, Q2 एज y एंड Q3 एज z। ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमने एक्शन लिखा है, हम हैमिल्टन प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि डेल्टा S शुड बी 0, दैट सिंपली मींस डेल्टा ऑफ T1 टू T2 ऑफ द एक्शन इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है T dt। ठीक है, तो अगेन द सेम हैमिल्टन प्रिंसिपल इन जनरल जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमने लिखा है। ये हमारे पास मच मोर जनरल हैमिल्टन प्रिंसिपल है, बिकॉज ऑन सॉल्विंग दैट कैन डायरेक्टली गिव अस द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, विच इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम उससे निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल मैकेनिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, बहुत ही यूजफुल प्रिंसिपल है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एक अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स बना सकते हैं विच इज़ डिफरेंट देन द न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन। आने वाले आगे लेक्चर में हम हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से यूलर लैग्रेंज इक्वेशन ड्राइव करेंगे विच इज़ एन
differential equation of motion for the system. Maybe next lecture में we will do the configuration space, जो एक बहुत important concept है, ठीक है, और उसके बाद lecture में we will derive the Euler-Lagrange equation. So we'll stop here. That's it for today's lecture.